हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ में संबंध एवं फलन पर बात करेंगे। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने संबंध पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिसके वीडियोज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको क्लास 12th मैथ्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके अंदर संबंध से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम फलन पर डिस्कस करेंगे। और देखिए, फलन को हम इंग्लिश में फंक्शन या मैपिंग्स भी कहते हैं। ओके, तो देखिए, फलन जो होता है यह भी एक विशेष प्रकार का संबंध ही है। ओके, तो इसके जो परिभाषा है वो हमने यहाँ पर लिख रखा है समय की बचत करते हुए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो परिभाषा है वो कुछ इस तरीके से है। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों। अरिक्त समुच्चय का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक समुच्चय ए लिया हुआ है और इस समुच्चय ए के अंदर कोई अवयव नहीं है, यानी ये खाली है, तो हम इसे कहते हैं कि ये एक रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय को हम फाई से लिखते हैं। ओके, अगर कोई समुच्चय है और उसके अंदर कोई अवयव नहीं है तो उसे हम बोलते हैं कि वो रिक्त समुच्चय है। और उसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय ए के अंदर कोई अवयव आ गया। ओके, कोई भी अवयव आ गया। ओके, जैसे मान लीजिए कि हम एक अवयव इसके अंदर ले सकते हैं, बी ले लिए। ओके, ये एक अवयव है, एक से अधिक भी हो सकता है, मतलब कि खाली नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये जो समुच्चय ए है ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसे हम कहेंगे अरिक्त समुच्चय। और अरिक्त समुच्चय को हम ऐसे भी लिखते हैं। ओके, ए इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, तो ये बात समझते रहिएगा। अगर कहीं आपको ए इक्वल 5 लिखा हुआ है तो मतलब कि ये जो समुच्चय ए है ये रिक्त समुच्चय है। और कहीं आपको ए इज नॉट इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो समुच्चय ए है ये अरिक्त समुच्चय है। ओके, तो ऐसे चीज़ों को आप समझिएगा। ओके, तो परिभाषा क्या है कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों तो ए से बी में एक ऐसा संबंध जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के एक और केवल एक अवयव से संबद्ध हो, फलन कहलाता है। ओके, जिसे एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी से प्रदर्शित करते हैं। अभी ये डिफिनेशन थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा आपको, अभी जब मैं एग्जाम्पल लूँगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, फिलहाल इसमें ये जो हमने लिख रखा है, ए का प्रत्येक अवयव बी के एक और केवल एक अवयव से संबद्ध होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का प्रत्येक अवयव का मतलब कि जो समुच्चय ए है उसमें कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। और क्या कह रहा है कि केवल एक अवयव से संबद्ध हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम समुच्चय ए का कोई एक अवयव लेते हैं तो वो समुच्चय बी के एक अवयव से ही जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि समुच्चय ए का कोई एक अवयव समुच्चय बी के दो अवयव से जुड़ा हो। ओके, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स लूँगा, हर टाइप का मैं एग्जाम्पल्स लूँगा। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक समुच्चय ए ले लिया। ओके, और इसमें जो है कि ये बच्चों का सेट है। मैं कुछ ऐसे मान लेता हूँ। ये जो सेट ए है, राहुल, श्याम, एक्चुअली ये जो भी नाम है ये हमारे कोचिंग के बच्चों का है। ओके, मैं ले लेता हूँ विपुल। ओके, और यहाँ पर मैं एक और ले लूँ मुकेश। मैं ऐसे नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, चलिए, और है क्या कि मैं एक समुच्चय ले लेता हूँ बी, जिसके अंदर क्या है कि इनका वेट है, वजन है। ओके, 44 kg। ओके, 40 kg हम ऐसा ले लेते हैं। 50 kg और 55 यहाँ पे मैं ऐसा कुछ मान लेता हूँ। ओके, अब देखिए मैं क्या है कि ए से बी में मैं कुछ संबंध यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो जो संबंध है वो फलन है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसे कुछ इस तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर मैं ले रहा हूँ 1। ओके, ये हो गया ए और ये हो गया समुच्चय बी।
ध्यान से समझिएगा। और है क्या कि मैं क्या करता हूँ कि जो भी नाम है ना, मैं उसका कैपिटल लेटर ले रहा हूँ इंग्लिश का। सो राहुल है तो मैं इसे आर से लिख रहा हूँ, क्योंकि बार बार हिंदी में लिखना ये सही नहीं है ना। श्याम को मैं एस से लिख रहा हूँ, विपुल को मैं भी से लिख रहा हूँ, मुकेश को मैं कैपिटल एम से लिख रहा हूँ, राइट। सो ये क्या है, 44 kg, 40 kg, 50 kg, ओके, और 55 kg, ओके, कुछ इस तरीके से। और मैं संबंध कुछ ऐसा ले रहा हूँ, मान लीजिए कि आर गया 44 पर, एस गया 50 पर, एम गया 40 पर और भी गया 55 पर। मतलब कि राहुल जो है बेचारे 44 किलो के हैं, श्याम 50 किलो के। वैसे इनका 50 किलो वजन अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, ओके। विपुल 55, ऐसे कुछ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो देखिए परिभाषा यही कहता है ना कि ए का प्रत्येक अवयव का मतलब कि जो भी है सबके बारे में कहा जा रहा है, यानी कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, ओके। और एक एक करके जो अवयव हैं, एक एक करके जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय बी के एक और केवल एक अवयव से जुड़े होने चाहिए। मतलब ये कि हर एक अवयव से, मतलब कि देखिए यहाँ के एक अवयव से, समुच्चय ए के कोई एक अवयव से क्या होना चाहिए कि एक लाइन निकलनी चाहिए। क्योंकि एक लाइन निकलने का मतलब ये एक ही पे जाके जुड़ेगा ना, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई अवयव छूटा भी नहीं है और हर एक अवयव से एक लाइन निकल रही है। सीधा सीधा आप यही बात ध्यान रखिएगा कि ए से बी में कोई संबंध जो है कि फलन तभी होगा जब समुच्चय ए के कोई अवयव छूटने नहीं चाहिए और हर एक अवयव से एक लाइन निकलनी चाहिए, एक लाइन निकलनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसे आप देख लीजिएगा। तो क्या है कि ये क्या है कि ए से बी में एक प्रकार का ये फलन है, ओके। एक लाइन यहाँ से निकल रही है, आप देख सकते हैं क्या है कि एक फलन है। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कुछ जो है कि मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये सेट ए, ये सेट बी। अच्छा देखिए ए से बी में एक फलन है तो इसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। एफ ए से बी में एक फलन है, ओके। चलिए यहाँ पे समझिएगा, ओके। ये हो गया आर एस भी एम, ये है 44 kg और 40 kg, 50 kg और ये हो गया 55 kg। तो मान लीजिए आर हैं 44 kg के, एस भी हैं 44 kg के, भी हैं 40 kg के और एम है 50 kg के, ओके। तो क्या ए से बी में ये फलन है? तो परिभाषा के अनुसार आप देखिए कि समुच्चय ए का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, ओके। और हर एक अवयव से एक ही लाइन निकलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई अवयव छूटा नहीं है और हर एक अवयव से एक ही लाइन निकली हुई है। तो ये ए से बी में एक प्रकार का क्या है, फलन है, ओके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एफ ए से बी में जो है वो क्या है, फलन है। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, ये ए, ये बी, ये आर एस भी एम, 44 kg, 40 kg, 50 kg और 55 kg, ओके। कुछ ऐसा संबंध मैं ले रहा हूँ 50 50 50, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर हैं 50 किलो के, एस भी हैं 50 किलो के, भी हैं 50 किलो के, एम भी है 50 किलो के। सभी लोग 50 किलो के हो गए। अब पता नहीं ऐसा है भी या नहीं, मुझे नहीं पता, बट क्वेश्चन पे फोकस करिए, ओके। तो परिभाषा के अनुसार ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें कोई अवयव छूटा नहीं है और हर एक अवयव से एक ही लाइन निकल रही है। तो ए से बी में ये क्या है कि ये फलन है, ओके। आप कहोगे कि सर जो भी एग्जाम्पल आप ले रहे हो यहाँ पे वो सब फलन हो रहा, तो ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो थोड़ा अलग तरीके का है। एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया, 4। कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये ए, ये बी, ये आर एस भी एम। मान लीजिए कि ये 40 kg, थोड़ा सा मुझे छोटा एग्जाम्पल लेना चाहिए था, बार बार ये केजी लिखना अच्छा नहीं लग रहा है। मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन है, आर है 44, भी है 44 और एस है 55 और एस है 50। मतलब कि देखिए क्या ए से बी में जो संबंध हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया हुआ है, ये एक प्रकार का फलन है? जरा सोच के बताइए। परिभाषा के अनुसार क्या है
कि कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, कोई छूटा है क्या? चलिए इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ 40 पे। ओके, परिभाषा के अनुसार कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो कोई छूटा नहीं है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि हर एक अवयव से एक ही लाइन निकलनी चाहिए। तो आर से ठीक है एक ही लाइन निकल रही है, एस से 2 लाइन निकल रही है। अब जो ये श्याम बाबू हैं, यही बेचारे इधर 50 किलो की भी हैं और इधर ये 55 किलो के भी हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है बताइए? एक ही व्यक्ति का जो वजन है अलग अलग कैसे हो सकता है? 50 का भी है, 55 का भी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो खुद ही देखने में गलत लग रहा है, तो ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये जो है ए से बी में जो है कि ये एक प्रकार का फलन नहीं है। ए से बी में ये फलन नहीं है। ओके, चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ओके, अब बेचारे जो ये बच्चे हैं वो कहेंगे कि सर हमारा नाम लेना ज़रूरी था क्या? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है। ओके, चलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेता हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें सारा चीज़ मैं लिखवा दे रहा हूँ। ओके, चलिए ये समुच्चय ए है, ये बी है, ये एफ हो गया। मैं पहले संबंध यहाँ पे मान लीजिए कि ये आर एस भी एम 44 kg, 50 kg और क्या था 44, 40 भी है, 55 भी है, 40, 55 कुछ ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे समझिएगा। ओह सॉरी, इसको मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। ओके, तो क्या ए से बी में एक फलन है? ए से बी में ये एक फलन है? नहीं है। डेफिनेशन परिभाषा क्या कहता है? कोई अवयव छूटना नहीं है। तो एक अवयव छूट गया ना, तो भाई ये फलन नहीं है। ओके, ये एक प्रकार का फलन नहीं है। तो मेरे हिसाब से इतना जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल लेके बताया ये काफ़ी होगा। ओके, तो कुछ और बातें मैं कर लेता हूँ इसके अंदर, कुछ और बातें मैं इसके अंदर कर लेता हूँ। चलिए ज़रा ध्यान से समझिएगा मेरी बात। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेट ए है, इसके अंदर है एलिमेंट एक्स वाई जेड, और ये सेट बी है जिसके अंदर है ए बी सी। तो ध्यान से समझिएगा, ए से बी में अगर ये एक प्रकार का फलन है और यहाँ पे क्या हो गया ए बी सी, एक काम करिए एक्स वाई जेड मत लीजिए, आप ऐसे ले लीजिए पी क्यू आर कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, पी क्यू आर। ओके, और ये संबंध मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ कि ए गया बी पर, आर गया ए पर और क्यू गया सी पर। तो ये तो एक फलन है ए से बी में। यहाँ पे क्या है कि एफ क्या है कि ए से बी में फलन है। तो कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर P की जो इमेज है वो क्या है? B। हम ऐसा पढ़ते हैं, P की जो इमेज है वो B है, इमेज ऑफ P, यानी P का प्रतिबिंब, ऐसे पढ़ते हैं, P का प्रतिबिंब, P का प्रतिबिंब क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं B है। ओके, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे Q का प्रतिबिंब, आप अच्छे से लिख लीजिएगा हिंदी, Q का प्रतिबिंब क्या है? C है, हम ऐसे पढ़ते हैं। R का प्रतिबिंब क्या है? R का प्रतिबिंब क्या है? A है। ओके, कुछ चीज़ें, ये चीज़ें जो है कि जानना आपको बहुत ज़रूरी था आगे। ओके, अच्छा अब मेरी बात समझिएगा। उल्टा अगर हम इसे कुछ बोलना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि A का पूर्व प्रतिबिंब। ओके, इसे देखिए इमेज A का, इसको हम बोलेंगे इमेज ऑफ P। अगर इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें तो इसे हम बोलेंगे इमेज ऑफ P इक्वल क्या है? B, इमेज ऑफ Q इक्वल C, इमेज ऑफ R इक्वल क्या है? A। ओके, अच्छा अगर हम कुछ ऐसे बोलना चाहें, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी हम बोल सकते हैं, A का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? R है। A का, अगर हम ऐसे बोलना चाहें, A का पूर्व प्रतिबिंब क्या बोलेंगे? क्या है? R है। ओके, पूर्व प्रतिबिंब को हम प्री इमेज बोलते हैं, यानी इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो प्री इमेज ऑफ A इक्वल क्या बोल सकते हैं? R। ओके, इसी तरीके से B का जो पूर्व प्रतिबिंब होगा वो P होगा, C का जो पूर्व प्रतिबिंब होगा वो Q होगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको जानना था, राइट। मान लीजिए कि अगर ये कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए, ऐसा हो जाए कुछ ऐसा कि P गया A पर
और Q भी गया A पर और R गया B पर, तो ये भी तो एक फलन है ना। तो P का जो प्रतिबिंब है वो क्या बोलेंगे, A, और Q का भी जो प्रतिबिंब है वो A बोलेंगे। अब A का जो प्री इमेज है, पूर्व प्रतिबिंब है, वो P बोल सकते हैं, फिर Q भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो आपको अच्छा ज़्यादा नीचे नहीं हो गया ना, ज़्यादा नीचे नहीं, हाँ ठीक है, नीचे तो नहीं है ज़्यादा। आप इससे काम करिएगा कि अच्छे तरीके से आप इसे नोट कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ और बेसिक बातें जो हैं कि मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो मैं इससे जो है कि क्लीन कर देता हूँ। चलिए ध्यान समझिएगा। कुछ और बातें जो है वो कुछ इस तरीके से है। फलन का प्रांत, देखिए प्रांत को हम इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। ओके, सहप्रांत को बोलते हैं कोडोमेन। ओके, और परिसर, ओके, परिसर को हम बोलते हैं रेंज। ओके, परिसर को रेंज बोलते हैं। तो अब देखिए ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, यहाँ पे आप चीज़ समझिएगा। नोट्स बना रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, मान लीजिए कि f क्या है, a से b में ये एक फलन है। f क्या है, a से b में फलन है। तो होगा क्या कि ये जो समुच्चय a जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ओके, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो A होगा, जो ये A होगा, ये कहलाता है डोमेन। अच्छा, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा जिसमें आपको डोमेन रेंज निकालना होगा, बहुत ही सिंपल मैं लूँगा, ताकि देखिए ये चीज़ें जो है ना फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हुए हैं। ओके, इसलिए मैं बहुत ही नॉर्मल यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, बी जो है, बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ओके, इसको हम बोलते हैं क्या, सहप्रांत। अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा। तो फिर रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, रेंज को आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि समुच्चय बी के अंदर अर्थात कोडोमेन के अंदर वे सभी अवयव, ओके, जो डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब है, रेंज कहलाता है। जैसे मैं कुछ ऐसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ए से बी में एक संबंध कुछ इस तरह से लिया, जो कि फलन है। ए से बी हमने एक फलन ले लिया, मान लीजिए कि ए बी सी डी ई, ओके, और यहाँ पर है पी क्यू आर एस टी। ओके, मैं इसमें कुछ कम कर देता हूँ। अब देखिए है क्या कि ये फलन है, ए की इमेज P हो गई, B की इमेज R हो गई, C की इमेज Q, D की इमेज S। ओके, अगर मैं इसमें डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये पूरा सेट A डोमेन है। ओके, ये पूरा सेट A क्या है, डोमेन, और ये जो पूरा सेट A क्या है, कोडोमेन। ओके, कोडोमेन है। अच्छा, तो फिर रेंज क्या है कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी अवयव हैं, ओके, ये सभी अवयव क्या हैं, डोमेन के अवयव के प्रतिबिंब है ना। जैसे A का प्रतिबिंब P, B का प्रतिबिंब R, C का प्रतिबिंब Q, D का प्रतिबिंब S। यानी ये जितने अवयव आपको दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है कि ये डोमेन के प्रतिबिंब है। ओके, तो यही जो है ना, यही जो है, ये पूरा सेट जो है वो रेंज कहलाता है। ओके, मैं कभी कभी इंग्लिश बोल रहा हूँ, मेरा मतलब कि रेंज को आप परिसरी समझिएगा। ओके, तो P Q R S यहाँ पे क्या हो जाएगा, P Q R S, ये क्या है, रेंज है। ओके, P Q R S यहाँ पे रेंज है। तो यहाँ पे अगर आपको रेंज की परिभाषा, परिसर की जो परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिएगा कि कोडोमेन के अर्थात सहप्रांत के वे सभी अवयव जो प्रांत के प्रतिबिंब हैं, ओके, क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। पूरा मैंने क्या बोला कि कोडोमेन के वे सभी अवयव जो डोमेन के अवयव के प्रतिबिंब हैं, रेंज कहलाते हैं। ओके, तो आप इसे लिख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है कि ये
रेंज है। ओके, और यहाँ पर देखिए क्या है कि जो रेंज होता है ना, जो ये रेंज होता है अर्थात जो परिसर होता है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। अर्थात रेंज जो होता है दिस इज सबसेट ऑफ, उपसमुच्चय जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। भाई आपको उपसमुच्चय का मतलब समझ रहे ना। देखिए सेट बी के ये पूरे अवयव हैं, अब इसी सेट बी में से ही ना कुछ अवयव बाहर निकाले गए हैं पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रेंज होगा यहाँ पे, ये जो आर है पी क्यू आर एस को मैं आर बोल रहा हूँ, तो आर जो क्या है बी का उपसमुच्चय है, आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये बातें थी जो महत्वपूर्ण थी। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ कि अब मैं एक क्लीन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ओके, मैं जो है कि कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है कि एक है आपका सेट ए -1 0 1। ओके, और एक सेट है बी जो कि कुछ इस तरीके से है 1 0 2 4। ओके, मैं ये लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे f क्या है कि a से b में एक फलन है, तो देखिए इसके अनुसार हम एक समीकरण कुछ ऐसे लिए हुए हैं, y = x², हम ऐसे लिए हुए हैं। ओके, जो a से b में जो फलन है वो कुछ इस तरीके से परिभाषित है, y = x²। ओके, तो हमें क्या करना है, रेंज निकालना है। क्या करना है, रेंज निकालना है। ओके, तो देखिए क्या होगा, पहले हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं। ऐसे डायग्राम इसमें अवयव क्या है, -1 0 1, राइट, और इसमें क्या है 1 0 2 4। तो देखिए ध्यान से, जब आप देखिए यहाँ पे क्या है ना, जब भी आपको यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ। जैसे मान लीजिए होता क्या है कि अगर f a से b में एक फलन है, तो इसके अनुसार आपको क्या होगा कि एक समीकरण दिया गया होगा y = f(x), इसे मैं बोल रहा हूँ, इसे मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, ये थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिएगा। ए से बी में जो भी फलन होगा उसके लिए एक समीकरण आपको दिया गया होगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो ये x रखेंगे, जो भी ये x होगा वो कहाँ से आप लेंगे, सेट ए से लेंगे। ओके, या जितने अवयव लिए जाएंगे वो समुच्चय ए से लिए जाएंगे। और ये जो आउटपुट देगा, मतलब कि जो रिजल्ट आएगा, यानी y अगर ये रिजल्ट आया तो y कहाँ से ये बिलोंग करेगा, y ये b से बिलोंग करेगा। मतलब क्या हुआ ना, जैसे मान लीजिए कि ये y हो गया, मतलब कि देखिए y कहिए या f(x) कहिए, बात एक ही है। ओके, तो y = क्या है, x² है। ओके, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू कहाँ से लेंगे, जो भी x होगा ना वो आप यहाँ से लेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, -1 है 0 1। तो जब आप यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो क्या आएगा, y की वैल्यू 1 आएगा, यानी -1 गया 1 पे। जब आप 2 लेते हैं, सॉरी जब आप 0 लेते हैं तो यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। जब आप 1 लेंगे तो ये भी किस पे जाएगा, 1 पे। तो ये क्या है, सेट बी था और ये ए था, तो ये फलन तो है ही। तो अगर मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज क्या हो जाएगा, 1 और 0, 1 और 0। अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो ये पूरा सेट जो है कोडोमेन हो गया, पूरा सेट क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। ओके, आई होप कि इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए मैं काम करता हूं कि मैं कुछ अलग टाइप का एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। ओके, थोड़ा सा मैं और इससे बड़ा मैं थोड़ा सा अलग तरह का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, मान लीजिए कि हमने जो फलन परिभाषित किया वो z है, और ये कुछ इस तरीके से है, f(x) = x - mod x, कुछ ऐसे फलन है। ओके, f(x) कहिए या फिर y बोल दीजिए, एक ही बात है। f(x) को अगर आप y बोलेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, एक ही बात है। y = f(x) = x - mod x। ओके, अब ये z से z में फलन होने का क्या मतलब है, z से z में होने का मतलब ये है कि z जो है ना वो क्या है कि इंटीजर है, 0 1 2 एंड सो ऑन। देखिए मतलब कि z से z बोलने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे कर लिए सच दैट। ओके, z क्या है कि ये अवयव हैं, 0 होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। और क्या हो गया कि z का मतलब भी यहाँ पर भी यही हुआ, 0 1 2 एंड सो ऑन। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। z बोलने का मतलब कि z में इस तरह के एलिमेंट होते हैं ना, 0
0 1 2 3 एंड सो ऑन -1 -2 एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो जो फलन है वो जेड से जेड पर ही है। ओके, तो हमें इसका रेंज निकालना है। क्या निकालना है? रेंज निकालना है। ओके, तो रेंज कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले जेड और जेड वाला सेट बना लेते हैं। ये जेड हो गया, ये जेड हो गया। ओके, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन -1 -2 -3 एंड सो ऑन 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन -1 -2 एंड सो ऑन। ओके, देखिए क्या है, थोड़ा सा आप बड़ा करके लिखिएगा। हो सकता है कि जो है कि ये दिखाई ना दे रहा हो कैमरे में, तो मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा ना आपको। तो ये फलन है और एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या है? एक्स माइनस मॉड एक्स है। तो देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 0 क्या किस पर जाएगा? ये 0 पे जाएगा। अगर आप 1 रखते हैं तो 1 1 0 सॉरी 1 रखेंगे तो भी ये किस पर जाएगा? 0 पे। अगर आप 2 लेते हैं तो भी ये किस पर जाएगा? 0 पे। 3 लेते हैं 0 पे, 4 लेते हैं 0 पे। कोई दिक्कत? सब 0 0। अच्छा, अगर आप माइनस में लेते हैं, सपोज कि आपने माइनस में लिया, यहाँ पे माइनस में लिया x की वैल्यू, अब ऊपर जैसे इधर के जो भी लेंगे सब 0 पे जाएगा। अब जरा यहाँ पे माइनस वाला जरा ले लीजिए, तो माइनस वाला ले लीजिए। यहाँ पे आप -1 जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? -1 और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। देखिए मॉड के अंदर जब -1 हो या +1 हो, हमेशा 1 ही देगा। ओके, मॉड के अंदर देखिए, मॉड के अंदर -5 डालिए या +5 डालिए, 5 ही निकलने वाला है, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे होगा तो 1 1 किस पे जाएगा? तो -2 हो जाएगा। -1 रखने पर किस पर गया? ये -2 पर गया। ओके, -1 गया -2 पर, -2 किस पर जाएगा? तो -2 यानी -4 पे जाएगा। यानी ये किस पर जाएगा? तो -4 पे जाएगा। ओके, -3 किस पर जाएगा? तो -6 पर जाएगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं डोमेन की, सॉरी डोमेन तो पूरा हो गया, कोडोमेन हो गया। अगर मैं बात करूं रेंज की, एक मिनट, कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज क्या हो जाएगा? देखिए रेंज क्या हो जाएगा? एक मिनट, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। रेंज क्या हो जाएगा? देखिए रेंज हो जाएगा 0 0 के बाद -2 -2 के बाद -4, आप थोड़ा सा इसको खुद से कैलकुलेट करिएगा, -6 एंड सो ऑन। यानी सभी जो है कि कुछ इस तरीके से 0 -2 -4 -6 ऐसे ये करके जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, तो ये सभी क्या है हमारे? ये रेंज है, ये सभी रेंज हो गए। ओके, तो आई होप कि इतनी बातें जो भी है ये आपको समझ में आया होगा, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पर डिस्कस